नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन से उपजे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। तो 1905 का बंगाल विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने दूसरे दौर में प्रवेश किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी राष्ट्रवादियों का प्रभुत्व स्थापित होने लगा। साथ ही 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में संघर्ष की नई नई विधियों का प्रयोग किया गया, जो कि इससे पहले चले किसी भी आंदोलन में प्रयोग नहीं किया गया था। मैं बात कर रहा हूं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। और 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में चले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में अपना प्रतिनिधित्व दिया। तो ये पहली बार था कि महिलाएं भी घरों की चार दीवारियों से निकल करके पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसी आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। तो इन सब कारणों से 1905 का बंगाल विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और बहुत ही बारीकी से 1905 के बंगाल विभाजन को हम समझेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और बंगाल विभाजन को समझने से पहले थोड़ा हम इतिहास में पीछे जाना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें 1905 का बंगाल विभाजन किया गया। तो देखिए, जिस बंगाल की हम बात करने जा रहे हैं उसका भौगोलिक विस्तार क्या था उसे हम ठीक प्रकार से समझ लें। तो हम जिस बंगाल की बात करने जा रहे हैं उस बंगाल में आज का वर्तमान का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के क्षेत्र आते थे। यानी जिस बंगाल की हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही भारी भरकम प्रांत था। 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ था बंगाल, जिसमें आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के क्षेत्र आते थे। 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा और इसी वर्ष से ये बात की जाने लगी कि जो बंगाल है इसका साइज बहुत बड़ा है, ये बहुत भारी भरकम स्टेट है, इसलिए इसका जो है विभाजन किया जाना चाहिए। हालांकि 1874 में इस दिशा में पहला कदम उठाया गया और बंगाल से असम को पृथक करके एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना दिया गया। यानी आज के संदर्भ में समझें तो एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो बंगाल से असम को 1874 में अलग करके एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना दिया गया, जिसका प्रशासन एक चीफ कमिश्नर करता था। अब असम के निकलने के बाद बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र बचा? तो असम के निकलने के बाद बंगाल में आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार और आज का उड़ीसा का क्षेत्र बचा। 1892 में जो
चीफ कमिश्नर था असम का, उसने जो है ये सुझाव दिया कि जो संपूर्ण चटगांव कमिश्नरी है जो कि बंगाल का एक भाग है, उसे असम के साथ मिला दिया जाना चाहिए और असम के क्षेत्र को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हालांकि उसके इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फाइनली 1896 में असम के चीफ कमिश्नर विलियम बर्ड, इनका प्रोनाउंसिएशन विलियम बार्ड भी होता है, ठीक है, तो विलियम बर्ड या विलियम बार्ड, हालांकि विलियम बर्ड थोड़ा सुनने में ठीक लग रहा है। तो विलियम बर्ड जो कि चीफ कमिश्नर था असम का, 1896 में इसने ये प्रस्तावित किया कि ढाका और मेमन सिंह जिलों का हस्तांतरण असम में कर दिया जाना चाहिए और असम का एक सिविल सर्विसेज का अलग काडर बना दिया जाना चाहिए और असम को चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से बदल करके जो है एक प्रांत के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और उसके प्रशासन के लिए चीफ कमिश्नर की जगह एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह किसने प्रस्तावित किया? यह प्रस्तावित किया विलियम बर्ड ने। कब प्रस्तावित किया? 1896 में प्रस्तावित किया। हालांकि तत्काल विलियम बर्ड के इस प्रस्ताव पर कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बन करके लॉर्ड कर्जन आया तो उसे ये स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा कि जो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि है, इसको काटने का सर्वोत्तम उपाय बंगाल विभाजन है और इसलिए जो लॉर्ड कर्जन था उसने विलियम बर्ड की योजना पर काम करना शुरू किया और फाइनली जो बंगाल का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयूज फेजर, इसने जो है प्रस्तावित किया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फेजर ने कब रखा? 1903 में रखा। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा इतना समझने के बाद कि बंगाल का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, यानी बंगाल विभाजन के समय बंगाल का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आपका उत्तर होगा गवर्नर एंड्रयूज फेजर, जो कि 1903 से लेकर के 1908 तक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यह प्रश्न तो पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, ये जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं उनमें ये सब तथ्य नहीं है इन जनरल, तो विलियम बर्ड के बारे में तो पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन आपको टॉपिक एकदम क्लियर रहे इसलिए ये बताया जाता है कि जो बंगाल विभाजन का पूरा प्रस्ताव था, ये जो है विलियम बर्ड के दिमाग की उपज थी। 1896 में ये प्रस्तावित किया गया था और विलियम बर्ड कौन था? तो विलियम बर्ड 1896 में चीफ कमिश्नर था असम का। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, यह भी पूछा जाएगा। तो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था लॉर्ड कर्जन और पूरा जो है इसी ने दिमाग लगाया। अब यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से आप जो है समझिए। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का कारण क्या बताया? प्रशासनिक असुविधा बताया। यानी लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ये जो बंगाल है ये बहुत भारी भरकम स्टेट है और इसलिए इसका विभाजन किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या तर्क दिया जो है कर्जन ने? तो कर्जन ने कहा कि बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे काफी विस्तृत है और अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका प्रशासन अच्छे से नहीं चला सकता, जिसके कारण क्या
तो जिसके कारण पूर्वी बंगाल के जिलों की उपेक्षा होती है जहां मुसलमान अधिक संख्या में थे। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय के पीछे प्रशासनिक असुविधा को उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक प्रकार से इसका प्रशासन नहीं चला पा रहा है। चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो सीट है वो कलकत्ता में है और कलकत्ता ही इस इतने बड़े स्टेट का मुख्य केंद्र है और इसलिए जो पूर्वी बंगाल है वहां के जिलों की उपेक्षा होती है। मतलब 1905 के बाद पूर्वी बंगाल मैं कह रहा हूं, आप जो है इस बात को समझिए, वहां के जिलों की उपेक्षा होती है। अब डेमोग्राफी किस प्रकार की थी ये भी समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए, जिसे हम पश्चिम बंगाल के रूप में आज जानते हैं, ये जो क्षेत्र था ये अधिक डेवलप क्षेत्र था, ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां थे। कलकत्ता बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर पूरे भारत का था, ठीक है। तो जो पूर्वी बंगाल था वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल में अधिकतर मुसलमान थे। तो पूर्वी बंगाल में मुसलमान अधिक रहते थे, पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक रहते थे और पश्चिमी बंगाल ज़्यादा डेवलप था, ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी यहाँ, जबकि पूर्वी बंगाल के निवासी अधिकतर खेतीहर थे, वो खेती वगैरह करते थे। वो एक पिछड़ा हुआ इलाका था पश्चिम बंगाल के कंपैरिजन में, वहां मुसलमान अधिक थे, ठीक है। आगे उस पर हम और बात करेंगे, ठीक है। तो यही बात लॉर्ड कर्जन ने कहा। फिर तो इस कारण से इसने प्रस्तावित किया कि बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र को मिलाकर पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी और पूर्वी बंगाल के राजशाही ढाका तथा चटगांव डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 15 जिलों को असम में मिलाकर पूर्वी बंगाल तथा असम नाम से एक नए प्रांत का गठन कर दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी सारी चीजें एक एक करके समझ में आती चली जाएंगी, पहले इसको हम देख लें। तो लॉर्ड कर्जन ने जो बात कही थी वो काफी हद तक सही थी। सच में बंगाल बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन बंगाली राष्ट्रवादियों ने लॉर्ड कर्जन के इस प्रशासनिक असुविधा वाले तर्क को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और क्या कहा? कहा कि यह धार्मिक विभाजन किया गया है बंगाल का, यानी बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया है, भाषा के आधार पर किया गया है और यह क्षेत्रीय विभाजन तो है ही। एक संयुक्त बंगाल का जो है 2 हिस्सों में विभाजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है अंग्रेजों का ये करने के? तो अंग्रेजों का उद्देश्य है बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कम करना। तो आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की सोच क्या थी? तो यही था कि बंगाल में राष्ट्रवाद को हमें कमजोर करना है, क्योंकि कर्जन कहता था कि कांग्रेस को कलकत्ता से इसके बेहतरीन सूत्रधार और जोशीले वक्ता नचा रहे हैं। और लॉर्ड कर्जन ने यह भी कहा कि हमारे बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के राजनीतिक लाभ की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, यानी हम सफल हैं। अगर हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं तो हमें बहुत राजनीतिक लाभ होगा। इसका पता हमें ऐसे चल रहा है कि कांग्रेस बंगाल विभाजन का विरोध कर रही है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि कांग्रेस से पूरी तरीके से लॉर्ड कर्जन चिढ़ता था और यह कहता था कि कांग्रेस अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि भारत में रहते हुए ही इसकी शांतिपूर्ण मदद में सहायता कर सके, ठीक है।
तो ये अब यहां पर कि बंगाल का धार्मिक विभाजन किया गया, भाषाई विभाजन किया गया, और ये क्यों किया गया? तो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए किया गया। इस बात पर मुहर लगती है तत्कालीन गृह सचिव हार्बर्ट होप रिसले के उस बयान से, जो ये कहता है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होगी। अब इतनी बात आपने समझ लिया। अब आ जाइए जो है बंगाल विभाजन को समझते हैं ठीक प्रकार से, और सारी बातें हमने जो पूर्व में की हैं वो सब जो है कनेक्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा आपको मैप दिखा देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा मैप है ये संयुक्त बंगाल का मैप है। ठीक है, और आप जैसा कि ये देख रहे हैं ये बंगाल। ठीक है, अब विभाजन के बाद जो है ये पश्चिम और ये ईस्टर्न बंगाल और ये आसाम का क्षेत्र। ठीक है, तो ये एक अलग स्टेट 1905 के विभाजन के बाद, और ये एक अलग स्टेट। पहले ये सब एक ही स्टेट, पहले ये सब एक ही स्टेट 1905 से पूर्व। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से समझना है, हालांकि हमें इतने से ही काम चल जाएगा, नहीं तो बहुत डिटेल एनालिसिस है कि बंगाल का कौन कौन सा क्षेत्र जाकर के असम में मिला, और भी बहुत सारे जो है बदलाव किए गए थे। हमारे बहुत काम लायक वो बदलाव है नहीं, तो यहां पर आप जो है देख सकते हैं, थोड़ा क्लियरिटी है। ये सब जो है प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासतें हैं, खासी स्टेट, त्रिपुरा। ठीक है, और ये कूच बिहार का स्टेट जो है, ये पूरा जो है आप यहां पर देख सकते हैं, बड़ा डिटेल में है ये, इसको पीडीएफ में ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो है आइए हम बात करते हैं बंगाल विभाजन का। मैप का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है हमें इसमें समझने के लिए, हम जो है यहां आकर के अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया, जबकि बंगाली राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन को एक धार्मिक विभाजन के रूप में देखा और भाषाई विभाजन के रूप में देखा, जिसका उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना था। और इसलिए हम ठीक प्रकार से अब समझना चाहेंगे कि आखिर जो बंगाली राष्ट्रवादियों का तर्क था वो कितना सही था, और लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासनिक सुविधा वाला तर्क था वो कितना सही था, और क्या सच में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, या फिर इसके पीछे अंग्रेजी सरकार के और बहुत सारे राजनीतिक उद्देश्य थे। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त बंगाल की, यानी कि अब इसमें 1874 में जो क्षेत्र अलग हुआ था असम, उसको भी हमने ऐड कर दिया है। जनसंख्या हमने असम को जोड़ करके बताई हुई है। ठीक है, क्योंकि जब विभाजन होगा तो असम भी पिक्चर में आ जाएगा। पहले भी असम बंगाल का हिस्सा था ही, 1874 में वो अलग हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से बंगाल का धार्मिक विभाजन किया गया हिंदू और मुसलमान के आधार पे। तो देखिए, जो संयुक्त बंगाल है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, जिसमें वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के क्षेत्र आते थे, उसकी कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ थी। कितनी थी? कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ थी। 8.5 करोड़ की कुल जनसंख्या में 2 लाख
70,000 मुसलमान थे। यानी 8.5 करोड़ की कुल जनसंख्या में 2,70,000 ही मुसलमानों की जनसंख्या थी। यानी कि बंगाल में मुसलमान क्या थे? अल्पमत में थे, माइनॉरिटी में थे, वो मेजॉरिटी नहीं थे। तो एकीकृत बंगाल में मुसलमान केवल 2,70,00,000 थे। शेष हिंदू और अन्य धर्म को मानने वाले लोग थे। ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार से विभाजन किया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? अपने प्रभाव में आ गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन अपने प्रभाव में आया, ये इफेक्टिव हो गया। कैसे बंटवारा हुआ? तो एकीकृत बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा जिसे कहा गया पश्चिमी बंगाल, ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। एक एरिया, एक क्षेत्र बनाया गया। इसमें कौन कौन से हिस्से थे? तो पश्चिम बंगाल तो था ही, बिहार और उड़ीसा भी था। तो पश्चिम बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा को एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया, एक स्टेट बनाया गया, और इसकी राजधानी कहां थी? कलकत्ता। ये एक क्षेत्र जो है एकीकृत बंगाल से बना। दूसरा जिसे कहा गया पूर्वी बंगाल और असम, पूर्वी बंगाल और असम इस प्रोविंस का नाम था, पूर्वी बंगाल और असम। इसमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो एक तो पूर्वी बंगाल था और दूसरा असम था। इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी ढाका थी। इसकी राजधानी कहां थी? ढाका थी। ठीक है, तो एकीकृत बंगाल को विभाजित करके 2 नए स्टेट बना दिए गए। पहले का नाम पश्चिम बंगाल, दूसरे का नाम पूर्वी बंगाल और असम। पहले की राजधानी कलकत्ता, दूसरे की राजधानी ढाका। तो हमने क्या बात किया था कि जो एकीकृत बंगाल था उसमें 8.5 करोड़ कुल जनसंख्या थी, जिसमें से 2,70,00,000 मुसलमान थे। यानी मुसलमानों का अल्पमत था, उनका कोई भी दखल नहीं थी जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अब क्या किया गया? तो ये जो पूर्वी बंगाल और असम बनाया गया, यहां की कुल जनसंख्या थी 3,10,00,000। कितनी जनसंख्या थी? 3,10,00,000। और इन 3,10,00,000 की जनसंख्या में मुसलमान कितने थे? 1,80,00,000। एकीकृत बंगाल में 8.5 करोड़ में से मुसलमान कितने थे? 2,70,00,000। और जो पूर्वी बंगाल और असम एक नया स्टेट बना, इसमें मुसलमानों की जनसंख्या कितनी हो गई? 1,80,00,000। यानी कि एक पृथक मुस्लिम बहुमत वाला राज्य बना करके अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिया, और राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालो और राज करो की नीति का सूत्रपात 1905 के बंगाल विभाजन के साथ किया। लॉर्ड कर्जन 1904 में बंगाल के अपने दौरे में जब गया था तो उसने ढाका में मुसलमानों को संबोधित किया और यह कहा कि जो नया स्टेट बन रहा है पूर्वी बंगाल और आसाम, इसमें मुसलमानों की बहुत जबरदस्त एकता कायम होगी, जो मुगल सम्राटों के दौर में मुसलमानों में पाई जाती थी और जो नवाबों और सूबेदारों के दौर में खो गई थी। तो आप देख लीजिए 3,10,00,000 की जनसंख्या में 1,80,00,000 मुसलमान ही थे। यानी पूर्वी बंगाल और असम में किसका बहुमत स्थापित हो गया? मुसलमानों का बहुमत स्थापित हो गया। ठीक है, अब आइए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। इसकी कुल जनसंख्या थी
5,40,00,000। इसमें हिंदू थे 4,20,00,000, मुसलमान थे 90,00,000 और अन्य लोग। ठीक है, तो यह समझ में आ गया कि 8.5 करोड़ में 2,70,000 और 3,10,00,000 में 1,80,00,000। तो स्पष्ट रूप से यह समझ में आता है कि यह भाषाई विभाजन किया गया था, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा का तर्क एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप इसको समझे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आना चाहिए कि अगर बंगाल बहुत भारी भरकम स्टेट था और इसको जो है आकार को कम करना था, तो भैया बिहार और उड़ीसा को अलग कर देते ना। बिहार अगर उड़ीसा अलग हो जाता तो बंगाल अपने आप बहुत छोटा हो जाता। लेकिन यहां क्या किया गया कि बंगाल का ही विभाजन किया गया। ये कहां से पश्चिम बंगाल में बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र है, ये कहां से आपको ठीक समझ में आ रहा है? अगर प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया होता तो जो एकीकृत बंगाल था उसमें से जिस प्रकार से 1874 में असम को अलग किया गया, उसी तरीके से 1905 में क्या कर दिया जाना चाहिए था? बिहार और उड़ीसा को इससे अलग कर दिया जाना चाहिए था, जो 1911 के बाद हुआ भी। तो इसको जब समझा गया और जब यह आंकड़ा जनसंख्या का दिखा तो स्पष्ट रूप से यह तय हो गया कि यह धार्मिक विभाजन किया गया है। यह फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया गया है, प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया होता तो एकीकृत बंगाल को बंगाल रहने दिया गया होता और उसमें से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया होता, जैसे 1874 में असम को किया गया था। लेकिन अंग्रेजों को मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाना था और उन्हें एक मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र देना था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉर्ड कर्जन ने स्पष्ट रूप से कहा कि नए स्टेट में मुसलमानों में जबरदस्त एकता होगी, क्योंकि उनको हम बहुमत दे रहे हैं। यह समझ में आ गया। जनसंख्या इधर कितनी थी उधर कितनी थी यह भी समझ में आ गया। तो अब आपने समझा कि बंगाल का धार्मिक विभाजन किस प्रकार से किया गया। तो केवल धार्मिक विभाजन ही नहीं किया गया, भाषाई विभाजन भी किया गया। कैसे? अब यहां आप देखें पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में देखें तो बंगाली भाषा बोलने वाले कितने हैं? 1,80,00,000, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1,70,00,000। ठीक है, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, लेकिन इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1,80,00,000 लोग बंगाली बोलने वाले थे और 3,60,00,000 लोग हिंदी और उड़िया बोलने वाले थे। स्टेट का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। बंगाल में कौन रहेगा? बंगाली। और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलने वालों की जनसंख्या कितनी थी? 1,80,00,000। और हिंदी और उड़िया बोलने वालों की जनसंख्या कितनी थी? 3,60,00,000। यानी बंगाल में ही बंगाली भाषा को अल्पसंख्यक बना दिया गया। तो पहले तो हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से धार्मिक विभाजन हुआ और पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा भाषियों को अल्पमत में डाल दिया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 3,60,00,000 थी और बंगाली बोलने वालों की जनसंख्या केवल 1,80,00,000 थी। तो धार्मिक विभाजन किस प्रकार से बंगाल का किया गया, भाषाई विभाजन किस प्रकार से बंगाल का किया गया, यह आपको समझ में आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन कांग्रेस से चिढ़ता ही था और उसे यह स्पष्ट रूप से लगता था कि कलकत्ता के कांग्रेस के जो बेहतरीन सूत्रधार हैं और जो जोशीले वक्ता हैं वो नचा रहे हैं, और ऐसे में
अगर बंगाली राष्ट्रवाद को आघात पहुंचाया जाएगा तो कांग्रेस बेहद कमजोर हो जाएगी, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बेहद कमजोर हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि ये जो बंटवारा हुआ उसका बहुत दूरगामी परिणाम 1905 के बंगाल विभाजन को हम 1947 के भारत विभाजन से जोड़ करके देखते हैं और एकदम ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके अगर तत्कालिक परिणाम की हम बात करें तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे ही अधिवेशन में हमने देखा कि एक मुसलमान बदरुद्दीन तैयब जी ने उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की। उससे पहले एक पारसी ने की, उससे पहले हिंदू ने किया, उसके बाद ईसाई ने किया। एक सेकुलर पार्टी थी कांग्रेस जिसमें भारी मात्रा में मुसलमान भी थे, लेकिन विभाजन होते ही बंगाल का 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ये सब बात करेंगे, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया गया 1911 में। 1911 में क्या हुआ, बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया गया, यानी बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और ठीक प्रकार से इसे समझ लीजिए, बंगाल का दूसरा विभाजन भी हुआ। बंगाल का एक दूसरा विभाजन भी हुआ, वो किसके अनुसार हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार बंगाल का दूसरा विभाजन किया गया 1947 में। तो एक क्षेत्र बना पश्चिम बंगाल, जो हम जानते ही हैं आज, जो है जाहिर सी बात है कि अगर पश्चिम बंगाल शब्द हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से कोई पूर्वी बंगाल भी होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि बंगाल कहते हैं ना, हम पहले बंगाल ही कहते थे 1905 के पहले, ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल आज एक जो है भारत का स्टेट है, हम जानते हैं, कलकत्ता उसकी राजधानी। पूर्वी पाकिस्तान एक क्षेत्र बना, ठीक है, जो कि पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, कमोवेश वही बंगाल का क्षेत्र इसमें मिला, पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। इसकी राजधानी कहाँ थी, ढाका थी। और बाद में पूर्वी पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान से अपना नाता तोड़ लिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, बांग्लादेश के रूप में 1971। तो ये जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, असम वाले हिस्से को छोड़ दें तो वो बांग्लादेश फाइनली 1971 में बन गया। तो बंगाल का पहला विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, जो कि रद्द हो गया 1911 में। बंगाल का दूसरा विभाजन हुआ भारत सरकार अधिनियम 1947 के हिसाब से। पंजाब का भी विभाजन हुआ, बंगाल का भी विभाजन हुआ, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल एक स्टेट बना, कलकत्ता इसकी राजधानी थी, ये भारत में था। एक पूर्वी पाकिस्तान स्टेट बना, ढाका इसकी राजधानी थी, ये पाकिस्तान में था। 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, भारत ने उसमें बहुत मदद की। तो 1971 में फाइनली बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। तो ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो 1947 से भारत से दो नए देश बन गए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ठीक है। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने इस पूरी बात को जो हमने किया है उसको हमने पूरा लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं और कुछ और चीजें जो छूट गई हैं उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने जैसा कि बात किया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि संयुक्त बंगाल की कुल आबादी थी 8.5 करोड़। इसमें 5 करोड़ 40 लाख हिंदू थे और 2 करोड़ 70 लाख मुसलमान थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संयुक्त बंगाल में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए बहुमत किसका था, मेजॉरिटी किसकी थी, हिंदुओं का था। तो संयुक्त बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, पश्चिम बंगाल
बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। इसकी राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू, 90 लाख मुसलमान और अन्य। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर दूसरा प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? ढाका, और इस की कुल जनसंख्या कितनी थी? 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और कुछ अन्य थे। इसका क्या अर्थ हुआ? पूर्वी बंगाल और असम में मुसलमानों का क्या हो गया? बहुमत हो गया। ठीक है, यहां पे ये अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया गया था, जिसके तहत मुसलमानों को एक मुस्लिम बहुल राज्य देकर अपनी तरफ मिलाने और उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन से पूरी तरह काट देने तथा उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करने के लिए किया गया था। आगे देखिए, जैसा कि फरवरी 1904 में बंग भंग, तो ये बंग भंग शब्द अगर आप सुने तो आप ये जानिए बंगाल के विभाजन की बात हो रही है। ठीक है, तो 1904 में बंग भंग की योजना का औचित्य मुस्लिम जनता को समझाते हुए ढाका में करजन ने क्या कहा? यानी बंगाल विभाजन के प्रभावी होने से 1 साल पूर्व 1903 से ये सारी बातें चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड्रयू फ्रेजर ने 1903 में ही प्रस्तावित किया कि नए पूर्वी बंगाल प्रांत में मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा जो पहले के मुस्लिम शासन के बाद उनमें कभी नहीं रही। तुष्टीकरण मुसलमानों का लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जा रहा है ढाका में। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत कम को छोड़कर सभी मुसलमानों को विभाजन का विचार अच्छा लगा। बहुत कम को छोड़कर सभी मुसलमानों को विभाजन का विचार अच्छा लगा, और यही कारण था कि बंगाल विभाजन के विरोध में उठे आंदोलन में कुछ अपवादों को छोड़कर मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। कुछ गिनती के नाम थे जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, बाकी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी चुप रह गई। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आया कि ये हमारे लिए लाभदायक है। पूर्वी बंगाल में हमारा क्या हो गया? बहुमत हो गया, तो ये तो अंग्रेजों ने हमारे लिए ठीक कार्य किया है। ठीक है, तो आपसे जब ये पूछा जाएगा कि क्या बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन में किसानों ने भाग लिया था, मुसलमानों ने भाग लिया था, तो आपका उत्तर होगा नहीं लिया था। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि कुछ विशिष्ट मुसलमानों ने भाग लिया था, तो हाँ, कुछ विशिष्ट मुसलमानों ने भाग लिया था, उंगली पर जिनकी संख्या गिनी जा सके। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बंगाल विभाजन के निर्णय के साथ रही, सहमत रही, उसका विरोध नहीं किया। ठीक है, तो मुसलमानों को विभाजन का विचार अच्छा लगा, और यही कारण था कि बंगाल विभाजन के विरोध में उठे आंदोलन में कुछ अपवादों को छोड़कर मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया। इस विभाजन की नीति के दूरगामी परिणामों के अतिरिक्त हम तो सीधा सीधा बंगाल विभाजन को 1947 के भारत के विभाजन की पूर्व पीठिका के रूप में देखते हैं, लेकिन दूरगामी परिणामों की अगर अभी बात छोड़ें हम, तो इसका तत्कालिक परिणाम क्या दिखा? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, इसका तत्कालिक प्रमाण हमें दिखा। और मुस्लिम लीग कौन? एक मुस्लिम पार्टी और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के खिलाफ बने एक दल के रूप में सामने आई, जिसने कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा परेशान किया, और अंततः भारत का विभाजन ही मुस्लिम लीग ने करा दिया जिन्ना के नेतृत्व में। ठीक है, बंगाल के धार्मिक विभाजन के साथ ही उसका भाषाई विभाजन भी किया गया। क्या हुआ? तो संयुक्त बंगाल में बंगाली भाषी बहुमत में थे, संयुक्त बंगाल में, किंतु पूर्वी बंगाल के अलग प्रांत बन जाने के कारण कलकत्ता वाले बंगाल में बंगाली बोलने वालों की संख्या केवल 1 करोड़ 80 लाख रह गई, वही हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख हो गई। अर्थात बंगाल में ही बंगाली भाषा को अल्पसंख्यक बना दिया गया और भाषाई आधार पर आपसी एकता को कमजोर करने का प्रयास कर दिया गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम थोड़ा जो है बंगाल के विभाजन से उपजा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो थोड़ा टाइमलाइन हम देखना चाहेंगे ताकि बातें आपको एकदम स्पष्ट रहे। 20 जुलाई 1905, कई किताबों में आपको मिलेगा 19 जुलाई 1905, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 20 जुलाई 1905 ही माना जाता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये कौन सा दिन है? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय इसी दिन किया गया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, इसका निर्णय हुआ, ठीक। 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंग भंग के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। और देखिए आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार बहिष्कार इस शब्द को या इस नीति का जिक्र किसने किया था? तो देखिए बंगाली पत्रिका थी संजीवनी, उसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र, और इन्होंने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 को पहली बार बहिष्कार इस नीति का प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था कि ब्रिटिश वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? तो विभाजन प्रभावी हुआ, यानी 20 जुलाई 1905 को जो निर्णय किया गया था वो अपने प्रभाव में कब आया? तो 20 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया। जैसे ही बंगाल विभाजन अपने प्रभाव में आया, वैसे ही पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया, यानी 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जनता ने इस दिन उपवास रखा, लोगों ने उपवास किया, हड़तालें की, गंगा स्नान किया और टैगोर का लिखा आमार सोनार बांग्ला का गायन किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हुई, कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सलाह दी थी कि ऐसा हमें करना चाहिए। क्या? इस दिन को 16 अक्टूबर 1905 को जनता ने राखी दिवस के रूप में मनाया, राखी दिवस के रूप में मनाया। और राखी दिवस के रूप में इस दिन को मनाने के पीछे क्या तर्क था? तो तर्क ये था कि भले ही ब्रिटिश सरकार अपने एक आदेश से एकीकृत बंगाल को 2 अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दे, लेकिन बंगालियों के दिल, उनका प्रेम कभी विभाजित नहीं होगा। तो इस दिन को जनता ने राखी दिवस के रूप में मनाकर सरकार को अपनी एकता का संदेश दिया। और अगले दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। तो इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में कहा जाता है कि इतनी बड़ी सभा को किसी नेता ने संबोधित नहीं किया था। 50,000 की भीड़ को संबोधित किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। और 1911 को फाइनली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन को रद्द किया गया। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज और उनकी महारानी मैरी भारत आई। दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित किया गया और इसी दिल्ली दरबार में ये घोषित किया गया कि जो बंगाल का विभाजन है उसे रद्द किया जाता है। और एक चीज और घोषित की गई कि
जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता है उसे अब परिवर्तित करके दिल्ली कर दिया गया। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 से है। 1911 से पहले ब्रिटिश पीरियड में भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी, ना कि दिल्ली होती थी। और क्या किया गया? तो और ये किया गया कि आगे जाकर के बंगाल को अलग कर दिया गया और उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दूसरा विभाजन बंगाल का कब हुआ। तो असल में यह प्रश्न कोई तर्क इसका नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आपको यह पता हो कि भाई 1911 के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अब इसी को कोई कहे कि दूसरा विभाजन हो गया। ठीक है, यह समझ में आ गई पूरी बात। अब आइए जो है बात करें बंगाल विभाजन के विरोध में उठ खड़े हुए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तीव्र गति से चलाया गया। तो स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लें। तो स्वदेशी का अर्थ है देश की वस्तुओं का प्रयोग, देसी वस्तुओं का प्रयोग, और बहिष्कार का अर्थ है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो देसी वस्तुओं का प्रयोग यानी स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यानी बहिष्कार। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तीव्र गति से चलाया गया। शुरुआती आंदोलन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। बाद में इस आंदोलन से अरविंद घोष और लाल बाल पाल का त्रिगुट जुड़ा। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का त्रिगुट इस आंदोलन से जुड़ा और इस त्रिगुट ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने का कार्य किया। ठीक है, क्या हुआ इस आंदोलन के दौरान? तो इस आंदोलन के दौरान जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी, देसी वस्तुओं का प्रयोग होने लगा और धीरे धीरे ये आंदोलन काफी व्यापक हो गया। कितना व्यापक हो गया, इसका प्रभाव समाज में कहां तक पहुंच गया, ये उस समय के प्रमुख नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के शब्दों में सुनिए कि जब यह आंदोलन अपने शीर्ष पर था, यानी जब यह आंदोलन अपनी ऊंचाई पे था, यानी जब यह आंदोलन बहुत तेज था, स्वदेशी ने हमारे सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन को चित्रों को रंगों से भर दिया था। क्या? अगर विवाहों में ऐसी विदेशी वस्तुएं उपहार में दी जाती जिनके समान वस्तुएं देश में बन सकती हो तो उसे लौटा दिया जाता था। पुरोहित अक्सर ऐसे समारोहों में धार्मिक कार्य करने से इनकार कर देते जिनमें ईश्वर को भेंट में विदेशी वस्तुएं दी जाती। जिन उत्सवों में विदेशी नमक या चीनी का उपयोग किया जाता उसमें भाग लेने से मेहमान इनकार कर देते। यानी इतना जोर था स्वदेशी और बहिष्कार का। ठीक है, हालांकि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब चल ही रहा था तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने एक विदेशी गाड़ी खरीद ली। ठीक है, ये एकदम अलग किस्सा, थोड़ा सा मैंने बताया, आपको अब इस पे रिसर्च करना हो तो रिसर्च करिएगा। ठीक है, इस आंदोलन में विशेष रूप से जिस बात पर बल दिया गया वो था आत्मशक्ति पर जोर। इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इस आंदोलन में सबसे अधिक जोर दिया गया था आत्मशक्ति पर। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा। इस आंदोलन में विशेष रूप से जिस बात पर बल दिया गया वो था आत्मशक्ति पर जोर और आत्मशक्ति से अभिप्राय राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा।
आर्थिक क्षेत्र में आत्मशक्ति का क्या अर्थ था? आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ था स्वदेशी उद्योगों की स्थापना। तो केवल बहिष्कार ही नहीं होगा, देश में वस्तुओं का भी उत्पादन करना होगा। तो स्वदेशी उद्योगों की स्थापना, तो इस दौर में खूब स्वदेशी उद्योग स्थापित हुए। कपड़ा मिल, साबुन, माचिस की फैक्ट्रियां, हस्तशिल्प उद्योग, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियां आदि स्थापित की गई। और इस दौर में राष्ट्रीयता के पद्य और गद्य तथा पत्रकारिता का विकास हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अबू मोहम्मद, मुकुंद दास जैसे कवियों ने राष्ट्रभक्ति के गीत लिखे जो आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो एक बहुत महत्वपूर्ण गीत जो बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा वो था आमार सोनार बांग्ला। और ये आमार सोनार बांग्ला इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अगर आप क्रिकेट मैचों में देखते होंगे तो बहुत लंबा है, 5 मिनट के आसपास। तो आमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की और 1971 में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्व में ऐसे एक अनोखे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने कि 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। ठीक, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक विरोध आंदोलन से बढ़कर एक रचनात्मक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए कई शिक्षा के केंद्र खोले गए। इस पर हम आए, उससे पहले एक फैक्ट और है रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की। तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पूर्व यानी ईस्ट और पाश्चात्य यानी वेस्ट के बेहतरीन समन्वय के समर्थक थे। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था जो कि एक विरोध आंदोलन था, ये विरोध आंदोलन से आगे बढ़ के एक रचनात्मक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अब बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए गए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए कई शिक्षा केंद्र खोले गए। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम आपसे पूछा जाएगा 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नियंत्रण में साहित्य, तकनीक और शारीरिक शिक्षा देने के लिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई, जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन बने, तो ये अरविंद घोष। ठीक है, ये पूरी बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये हम थोड़ा सा आंदोलन को डिक्लाइन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि क्या क्या जो है चीजें इस दौरान हुई। तो देखिए, इस आंदोलन को समाज के प्रत्येक वर्ग ने प्रतिनिधित्व प्रदान किया, लेकिन किसान इससे जुड़ नहीं पाए। किसान पूरी तरीके से इस आंदोलन से दूर रहे। केवल शहरी मध्य वर्ग ही इस आंदोलन से जुड़ा और मुसलमानों ने भी अपने को इस आंदोलन से दूर रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंगाल विभाजन को अपने लिए लाभदायक माना, जिसके कारण पूर्वी बंगाल में क्या हो गया, मुसलमानों का बहुमत हो गया था। तो इनका तो लाभ था, इन्होंने विरोध नहीं किया। तो किसान दूर रहे, मुसलमान दूर रहे। आपसे अगर ऐसे आ जाए 4 ऑप्शन, बंगाल विभाजन में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो मुसलमानों ने नहीं लिया, किसानों ने नहीं लिया। ठीक है, छात्रों ने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और विदेशी वस्तुओं की दुकानों को बंद करवाना और विदेशी वस्तुओं की होली जलाना उनका प्रिय कार्य बन गया। तो इसमें मजा भी आने वाला है।
विदेशी वस्तुओं की जो दुकानें हैं उनको जा करके वहां धरना देना कि इसको बंद करो जो है, और विदेशी वस्तुओं की होली जलाना उनका प्रिय कार्य बन गया। ठीक है। इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकली। इस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कि इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकली और सक्रिय रूप से विभिन्न प्रदर्शन और धरनों में भाग लिया। जो इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसको आप ध्यान रखिए कि स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद से यानी स्वदेशी आंदोलन के बाद से महिलाएं भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। तो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से महिलाओं का प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ। इसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत के रूप में उभरा। आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत के रूप में कब उभरा, तो आपका उत्तर होगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान, क्योंकि आमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा बंगाल इस दौर में गूंज उठता था। श्री बाल गंगाधर तिलक प्रमुख गर्मपंथी नेता ने इस आंदोलन की शक्ति को पहचान लिया। बंगाल विभाजन के आंदोलन की शक्ति को उन्होंने बहुत अच्छे से पहचाना और उन्होंने जो है इसे भारत की स्वतंत्रता के हथियार के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया कि यह आंदोलन तो बहुत मजबूत है। ठीक है। किया फलतः यह आंदोलन, तो गर्मपंथियों के नेतृत्व में यह आंदोलन बंगाल से निकल करके बंबई, मद्रास और उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैल गया। तो अगर हम बात करें अजीत सिंह और स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, ये सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां किया ये पूछा जा चुका है, दिल्ली में। चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये विस्तार आंदोलन का। ठीक है। अब जो है हम बात करें कि धीरे धीरे गर्मपंथियों के नेतृत्व में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को और तीव्र किया जाने लगा और इसमें एक नया शब्द जुड़ गया, यानी स्वदेशी और बहिष्कार शब्द तो पहले से ही था, इसमें एक नया शब्द जुड़ गया, निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या नया शब्द जुड़ा? निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी असहयोग। असहयोग की बात हो रही है। ठीक है। तो क्या करना था? गर्मपंथी राष्ट्रवादियों ने लोगों से अपील की कि आप सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए, अदालतों को का त्याग करिए, मत जाइए, विद्यालयों में पढ़ने मत जाइए, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए विद्यालय में मत जाइए, नगर पालिका के चुनावों का, विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार कीजिए, यानी भारत में जो भी ब्रिटिश शासन का प्रतीक है उसका बहिष्कार कर दीजिए। तो गांधी से पहले यह विचार, असहयोग आंदोलन से पहले का यह विचार है, यह 1905 में ही दिया गया। ठीक है। कि सब बहिष्कार करिए, जो कि आगे जाके गांधी जी के नेतृत्व में होना है। ठीक है। जैसा कि अरबिंदो घोष ने क्या कहा, ये लोग भी समझते थे कि असहयोग कितना बड़ा अस्त्र है, कि अरबिंदो घोष कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों में शासन करना असंभव होगा। इन परिस्थितियों में शासन करना असंभव होगा जब जनता ये ठान ले कि हम अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान के साथ सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के बल पर टिका हुआ है और भारत से ब्रिटिश शासन कब उखड़ेगा? जब भारतीय सहयोग। गर्मपंथी राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदलने का प्रयास किया और विदेशी शासन से स्वतंत्रता का नारा दिया। तो आंदोलन जब
अपने उफान पे जाना शुरू हो गया, तो गर्मपंथी राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रयोग जन आंदोलन के रूप में करना प्रारंभ किया और उन्होंने इस आंदोलन को बंगाल विभाजन से एक कदम आगे पहुंचा करके क्या नारा दिया, कहा कि विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिले। यानी बंगाल विभाजन का मुद्दा पीछे छूट गया और भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा आगे आ गया। क्या कह रहे हैं अरबिंदो घोष, राजनीतिक स्वतंत्रता ही देश का प्राण है। अब भाषण होने लगा अरविंद घोष का कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही क्या है, देश का प्राण है। आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में और अब बात स्वतंत्रता की होने लगी। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाया। तो इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनात्मक रवैया अपनाया, जिसके तहत छात्रों का उत्पीड़न किया गया। तो सभी जो कलेक्टर थे उनको बंगाल के कार्यवाहक मुख्य सचिव कार्लाइल ने एक पत्र लिखा कि जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनके विद्यार्थी अगर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में भाग लेंगे तो उस कॉलेज, उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये जो कार्लाइल ने कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी थी उसे कहा गया कार्लाइल सर्कुलर, और इसके विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना हुई। तो आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि कार्लाइल सर्कुलर क्या था तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। तो वंदे मातरम के नारे को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1906 से लेकर 1909 के बीच बंगाल के न्यायालयों में 550 से अधिक राजनीतिक मुकदमे चलाए गए। भारी मात्रा में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के विरुद्ध केस दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। पुलिसिया दमन का सबसे खौफनाक दृश्य दिखा अप्रैल 1906 में बारी साल में, जहां बंगाल प्रांतीय सभा के शांतिपूर्ण सम्मेलन पर लाठीचार्ज किया गया और इस सम्मेलन को जबरन बंद करवा दिया गया। तो यह सबसे क्रूर घटनाक्रम बारिसाल में देखने को मिला अप्रैल 1906 में। दिसंबर 1908 में कृष्ण कुमार मित्र और अश्विन कुमार दत्त सहित 9 नेताओं को देश से निकाला दे दिया गया। ये लोग बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, उस समय बंगाल में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को उनके केसरी में लिखे लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा दी गई और उन्हें मांडले जेल वर्मा में रखा गया। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन नेतृत्व विहीन हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम समझेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन असफल क्यों हो गया, ठीक है। ये पूरी बातें जो है समझने के बाद यहां तक हम इसकी असफलता के कारणों को जो है समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, उग्र राष्ट्रवादी जनता को प्रभावी नेतृत्व या प्रभावी संगठन देने में सफल नहीं हो सके। तो गर्मपंथियों ने जनता को शताब्दियों की नींद से जगा तो दिया, लेकिन इस ऊर्जा का प्रयोग किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में करना है उसको वो समझ नहीं पाए, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो उग्र राष्ट्रवादी जनता को प्रभावी नेतृत्व या प्रभावी संगठन देने में सफल नहीं हो सके और ब्रिटिश सरकार की कठोर दमनात्मक नीति, तो ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनात्मक नीति अपनाई जिसे हमने अभी पढ़ा। किसानों और मुसलमानों का इस आंदोलन से दूर रहना, तो आंदोलन का जो दायरा था वो सीमित हो गया। किसान इस आंदोलन से दूर ही नहीं
जुड़ ही नहीं पाया और सबसे अधिक किसान ही थे, वो नहीं जुड़े और मुसलमान भी इससे नहीं जुड़े। और प्रतिरोध और असहयोग केवल विचार रहे, वे अधिक व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। तो व्यवहार में, जमीन पर यह प्रतिरोध और असहयोग का विचार बहुत नहीं पनप पाया, बहुत मजबूत नहीं हो पाया। 1908 तक लोकमान्य तिलक समेत अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या देश से निर्वासित कर दिए गए और बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो लोकमान्य तिलक तो जेल में चले गए 6 वर्ष के लिए, मांडले जेल। बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो नेतृत्व विहीन हो गया ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिससे इस आंदोलन को भारी आघात पहुंचा। अब यहां एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन पर कांग्रेस का क्या स्टैंड था, उसे इस लेक्चर में हमने नहीं समझा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कांग्रेस का विभाजन। तो उसमें हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई कांग्रेस के विभाजन में। ठीक है, तो ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन असफल हुआ। किंतु इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो हमें दिखता है कि यह आंदोलन ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध किया गया पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जो अपने तात्कालिक लक्ष्य, यानी तात्कालिक लक्ष्य इसका क्या था, बंगाल विभाजन को रोकना, बंगाल विभाजन का विरोध करना, उसमें तो यह सफल नहीं हो पाया। हालांकि 1911 में बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया गया, किंतु इसका बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान है राष्ट्रीय आंदोलन में। क्यों? क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी, शताब्दियों से सोए भारतीयों को जागृत कर उनमें आत्मविश्वास और आत्मबल के सहारे संघर्ष करने का साहस भरा, निर्भीक रूप से अपनी बात कहने का साहस भरा, जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त जनता ने कुछ कीमती सबक सीखे, जैसा कि गांधी जी ने बाद में लिखा, क्या कि बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने समझा कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि गांधी जी के इस बात का क्या मतलब है कि याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा, याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। इसका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। तो बंगाल विभाजन के बाद लोगों ने समझा याचिका को शक्ति का सहारा देना होगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही ठीक प्रकार से बंगाल विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पढ़ा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।